औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं गोवा जमात इस्लामी और जो बोर्ड है उस बोर्ड का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पेरेंट्स से कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं और इस लॉकडाउन के पीरियड में पेरेंट्स को मैं वो बता सकूं जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इंट्रोडक्शन में कहा गया कि लॉकडाउन में पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे रहें या कैसी पेरेंटिंग करें, इसके बारे में कुछ कहा जाएगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ लॉकडाउन के हद तक नहीं हुआ करती। ये तो लॉकडाउन हो चुका, इसमें अब हमें ख्याल आ रहा है कि बच्चों के साथ भी हम क्वालिटी टाइम देना चाहिए और इस पर मजबूरन गौर कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी नहीं है। पेरेंटिंग माँ बाप की एक बहुत ही बुनियादी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला ने उन माँ बाप को जिनके पास बच्चे हैं उन्हें बहुत बड़ी नेमत और दौलत अता की। दुनिया में अल्लाह ताला सूरह कहफ के इब्तिदा में कहता है, रिकॉग्नाइज करता है कि औलाद और मालो दौलत बेहतरीन चीज है। यकीनन बच्चे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी दौलत है, खुशियों का जरिया है। पहले तो होता ऐसा था कि जिसके पास बच्चे ज्यादा होते थे वो बहुत ज्यादा नाज करता था, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, ऑनर्ड फील करता था कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, फला है, ऐसा है। अब आज हालात बदल गए हैं, आज थोड़े बच्चों पर लोग प्राउड फील करते हैं, तो ये थोड़ा सा कल्चर बदल गया है। तो बच्चे बहुत बड़ी नेमत है वाकई, और बच्चे अमानत भी। हमारे और आपके बच्चे ये अमानत है, ट्रस्ट है। ये बेसिकली अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला हमें अमानतन दिया है। अब इनकी ऐसी परवरिश की जाए, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जैसे कि इनका मालिक ने हमें कहा। बच्चों का मालिक भी अल्लाह ताला है, खालिक वही है, उसी ने हमको दिया है। तो वो बच्चों से जो एक्सपेक्ट करता है वो ट्रेनिंग हमको देना। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में ही आयत का एक टुकड़ा पढ़ा, वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, हम पर और आप पर जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये कि हम अपने आप को, अपने औलाद को, अपने अहलो अय्याल को, जितने लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं, उन सारे लोगों को मैं दोज़ख की आग से बचाऊं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर शख्स अपने कुंबे का वो जिम्मेदार है और उसको उस कुंबे के बारे में, फ्लॉक के बारे में पूछा जाएगा। मेरे मातहत जितने लोग हैं उन तमाम के बारे में मुझसे सवाल होगा कि मैंने इनकी अपब्रिंगिंग कैसे की, आया मैं इन्हें दोज़ख की आग से बचाया या नहीं बचाया। ये बुनियादी सवाल मुझे और आपको फेस करना है और इस सवाल के जवाब के लिए मुझे और आपको तैयार। पहले माएँ और फादर्स, मदर्स ये पेरेंटिंग घर में सीखते थे। सोशल जो सोसाइटी होती थी उसमें बहुत सारी चीजें सीखता है एक इंसान। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है वेगोस्की। वेगोस्की ये कहता है कि इंसान बचपन से लेके आखिरी उम्र तक जो सबसे ज्यादा सीखता है वो समाज से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो पहले ऐसी सोसाइटी थी, इस्लामिक सोसाइटी ऐसी होती थी कि पेरेंट्स सीख लेते, लेकिन उस जमाने में भी ये लाजिम था कि पेरेंट बच्चों को कैसे परवरिश करें इसके बारे में वो नॉलेज हासिल। तो ये हम पर लाजिम है और हम इसकी तैयारी करें। जिनके यहाँ बच्चे हैं वो बड़े काबिल मुबारकबाद हैं और उनको इसकी तैयारी करना चाहिए कि वो बच्चों को जन्नत में देखें। आज हम
बच्चों को तैयार करते हैं दुनिया के सक्सेस के लिए। उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए तो बड़ी दौड़ धूप करते हैं, उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए बड़ी दौड़ धूप करते हैं। हम अपने दिल से पूछें कि क्या हम बच्चों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हम उनको यूं ही छोड़ रहे हैं और उनके ताल्लुक से ये हमारा रवैया है कि वो कुछ भी कर लें और क्या भी कर लें। क्या हम उन्हें दोज़ख की आग से बचा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की हम तरबियत कैसे करें कि वो कामयाब हो जाएं और जन्नत में जाएं। देखिए, इस्लाम और कुरान, अहादीस, इन सारी चीजों में हमें बच्चों की साइकोलॉजी के ताल्लुक से बहुत बुनियादी बातें मिलती हैं। आज के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के नफ्सियात के माहिर, वो जो बातें बयान किए हैं, वो तकरीबन बातें आज से हजारों साल पहले, तकरीबन 1500 साल पहले इस्लाम ने कह दिया है। और इस्लाम की खूबी ये है कि जो साइंटिस्ट कहता है, जो हकीकी चीजें हैं, जो अक्ल की बातें हैं, अक्लमंदों की बातें हैं, वो कुरान और हदीस में आपको मिलेंगी। कुरान और हदीस साइंस से भागता नहीं है, बल्कि साइंसी दरियाफ्तों की वो तायीद करता है। तो इसी तरह बच्चों की जो साइकोलॉजी है, इसके ताल्लुक से जो साइकोलॉजिस्ट बातें कहे हैं, वो बहुत सारी बातें इस्लाम में हमें मिलती हैं। हजरत अली ने कहा कि किसी भी इंसानी जिंदगी के 4 हिस्से होते हैं। एक, माँ का पेट, दुनिया में आने से पहले, उसके बाद पैदा होने के बाद हजरत अली ने कहा कि 7 साल का पीरियड, उसके बाद कहा कि 7 साल से 14 साल का पीरियड, फिर 14 साल के बाद वाला। अब दुनिया का जो मशहूर माहिर नफ्सियात है, बच्चों की साइकोलॉजी पर काम किया है, उसका नाम है जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड का माहिर नफ्सियात था। उसने भी लगभग यही बातें कही हैं। उसने बच्चों को डिवाइड किया उनकी नफ्सियात के एतबार से कि 0 से 2 साल, 2 साल से 7 साल, 7 से उसने कहा 11 साल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो पहले कहा था, वो आज माहिर नफ्सियात कह रहे हैं। तो मेरी प्यारी माओ, बहनों, अब हमको समझना है कि बच्चा जो हमारे पास है, उसकी नफ्सियात क्या है, उसकी तरबियत हम कैसे करें। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, जब से लेकर 11 महीने 1 साल तक उसकी नफ्सियात एक होती है, जिसको साइंस की जबान में सेंसरी सेंसरी मोटार पीरियड कहा जाता है। यानी बच्चा महसूसात के जरिए समझने की कोशिश करता है। आंख से देखता है तो समझता है कि जो चीज उसके सामने है वो है, जो चीज नहीं है वो समझता है कि वो गायब है, चली गई। चुनाचे आप देखते हैं छोटी माएँ बच्चों के साथ खेलती हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो मुंह पे हाथ रख लेती है माँ, तो वो समझता है कि माँ चली गई। फिर हाथ निकालती है, माँ आ गई तो खुश होता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि जो नहीं है सामने, वो जो नहीं देख रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रही है चीज। तो ये है तफसीलात, उसकी बहुत बड़ी तफसीलात। फिर दूसरा जो पीरियड है 2 साल से लेकर 7 साल तक, इसको नफ्सियात की जबान में प्री ऑपरेशनल पीरियड कहा जाता है। यानी बच्चा इसमें अपनी जहनी सलाहियतों को बढ़ाना शुरू करता है। ओके, वो समझने लगता है, लेकिन उसकी समझ बड़ी लिमिटेड होती है। वो अभी कॉन्क्रीट चीजों को समझता है, यानी जिसको हाथ लगाकर देखा उसे समझा। उसको फलसफा और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ की तरफ बढ़ रहा है। और एक खास बात है, इसको मैं फिर आगे भी बयान करूंगा, वो ये कि इस पीरियड में हमारी माएँ समझें कि बच्चा बहुत इगोइस्ट होता है, यानी वो अपनी जात को सबसे ज्यादा अहमियत देता है।
पहले अपनी जात को अहमियत देता है, फिर उसके बाद अपनी माँ की जात को सबसे अहमियत देता है। दुनिया में कीमती चीज वो होता है पहले बच्चा, फिर उसके बाद वो समझता है कि दुनिया में कीमती चीज जो है वो मेरी माँ है और उसके बाद मेरा बाप। तो ये बच्चा अपने लिए हर चीज चाहता है। आप देखे होंगे अम्मी किसकी, बच्चा कहता मेरी अम्मी, भैया की अम्मी नहीं। ये किसका, मेरा। ये किसका, मेरा। तो इस तरह बच्चा ये कहता है कि ये सारी चीजें मेरी है, तो ईगो सेंट्रिक होता है, सेंटर पे होता है सारा। और जो देखता है वो सीखता है, ज्यादा उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, आगे भी डिस्कस करेंगे, कि इस पीरियड में यानी कि 2 से लेकर 7 साल के पीरियड में बाज वक्त हमारे पेरेंट बहुत ज्यादा फलसफा बच्चे को समझाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, और कहते हैं कि साहब मेरा बच्चा 6 साल का ये जान गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 7 साल का। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आप ये कोशिश ना करें। बच्चा अपनी दुनिया की अभी खोज कर रहा है, चुनाचे आप देखते हैं इस पीरियड में बच्चा अपने से बातें करता है, अलग बैठ के वो अपनी दुनिया बनाता है। क्लास में भी रहेगा तो अपने में आप बातें करेगा, घर में आएगा तो अपने में आप बातें करेगा, मोटर छोड़ेगा, मोटर खोलेगा, और वो एक नया नॉलेज बनाने की कोशिश करता है। इसलिए इसको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया। आपके पास जो बच्चे होते हैं 7 साल की उम्र तक, ये आपके लिटिल साइंटिस्ट। एक बच्चे को आप खिलौना देंगे तो वो तोड़ेगा, इसलिए तोड़ेगा कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर कैसा ड्राइवर बैठा हुआ है। क्या छोटा ड्राइवर है वो बैठ के गाड़ी चला रहा है, वो कौन सी चीज है जो गाड़ी चला रही है। उसके अंदर ये जानने की एक अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है, क्योंकि वो जो देखता है वही एक्सेप्ट करता है। उसको नहीं मालूम होता है कि साहब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है। इसलिए यहाँ एक चीज बताता हूं मैं आपको कि बाज हमारी किताबों में मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स के ए फॉर अल्लाह पढ़ा है। जो न माहिर नफ्सियात है उनका ये कहना है कि साहब बच्चा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अभी समझ नहीं पाता, इसलिए अगर आप ए फॉर अल्लाह पढ़ाएंगे तो आप बच्चे में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह दिख नहीं रहा है तो बच्चा परेशान हो जाता है, क्या चीज है, कैसा है। तो खैर वो एक टोटल अलग बहस है। तो बच्चे की इस उम्र को आप ध्यान में रखें। 2 से 7 साल तक किसी के घर में बच्चा है तो उसकी तरबियत कैसी करें, इसकी तफसीलात और आगे मैं बयान करूंगा। फिर उसके बाद 7 से 11 साल है। 7 से 11 साल के पीरियड में बच्चा अब वो अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, यानी जो चीज छू के महसूस कर रहा था अब वो उसकी समझ और बढ़ गई। वो समझेगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा भी है। अम्मी अगर हट गई तो वो समझेगा कि नहीं अम्मी घर में ही है, फिर आ जाएंगी। लेकिन वो पिछली वाली उम्र में बच्चे को प्रॉब्लम होता था। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे, छोटे बच्चों को जब आप स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बच्चे क्यों रोते हैं। अक्सर माए ये समझते हैं कि बच्चा स्कूल पसंद नहीं कर रहा, दूसरे जा रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, टीचर बराबर नहीं, स्कूल बराबर नहीं। ये कंफ्यूजन होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि बच्चा समझता है कि मेरी माँ आंखों से गायब हो रही है तो इसका मतलब वो चली जाएगी, मुझे अकेले छोड़ देगी। तो ये खौफ होता है उसके अंदर, ये नफ्सियात होती है। ओके, तो उसके बाद आ गया ऑपरेशनल पीरियड 7 से 11 तक। अब यहाँ बच्चा समझ रहा है। ओके, इसको गैंग पीरियड भी समझा जाता है। बच्चा जो है गैंग यानी इज्तिमाइयत चाहता है, 2-4 बच्चों के साथ खेलना चाहता है, और माँ चाहती है कि बच्चा घर में ही रहे। ये पॉसिबल नहीं। बच्चे के अंदर फितरत में है कि वो बैग फेंके और घर के बाहर जाए और दोस्तों के साथ खेले। अगर ये एनवायरनमेंट, ये माहौल अगर घर नहीं फराहम कर रहा है तो वो पड़ोस के पास जाएगा, आंटी के पास जाएगा। आंटी चूंकि उसको ये माहौल फराहम कर रही है, उसके पास 2-4 बच्चे हैं, सब मिलके गैंग बन जाए। तो ये मेंटेलिटी होती है। ये स्कूल का पीरियड होता है। इसलिए कहा गया कि स्कूल को इसी पीरियड में भेजें। हमारे बुजुर्ग हजरात जो कहते थे ना कि 5-6 साल के बाद बच्चा स्कूल जाए, इसलिए कि फितरत में, नेचर में उसको
7 साल के बाद तैयार किया जा रहा है कि वो स्कूल में जाए। 7 साल से पहले वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो खुद ही को पसंद करता है, वो किसी के साथ मिल के बैठ के पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर वो गिरता है, अगर आप उसको मारते हैं जमीन को, या उसको मार लग जाता है चेयर से, तो माँ कहती है अच्छा इसने मारा था, मारेंगे इसको चेयर को। जब चेयर को मारते हैं तो बच्चा खुश होता है, क्योंकि उसको अभी वो सेंस नहीं है कि चेयर बेजान है, और वो समझता है कि चेयर में भी जान है। इसी तरह वो दोस्त को अहमियत या अपनी बहन को अहमियत या भाई को अहमियत देना नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ मैं। तो ये मैंने ब्रॉडली बच्चों की नफ्सियात के बारे में आपको बता दिया। अब आइए हम बात करेंगे ये जो नफ्सियाती चीजें हैं, साइंटिस्ट ने जो कहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी करें, और हम बच्चों के साथ हमारा क्या बिहेवियर हो, और हमारा किस तरह का उनके साथ मानेगा। मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि देखिए, एक जो चीज होती है वो ये कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी बात कही कि बेहतरीन सदका वो है जो बच्चों पर खर्च किया जाता है। जो फराइज हैं, ज़कात निकालना, किसी का कोई मजबूर है उसको देना, ओके, जो फर्ज है, उसके बाद जो बेहतरीन अमल है पैसा खर्च करने का, वो अपने बच्चों पर खर्च करना, बच्चों के जायज मुतालबात, पैम्परिंग करें बच्चों को, बहुत ही क्या कहना चाहिए कि उनकी लग्जरीज का ख्याल करते हुए खर्च करना नहीं, लेकिन उनके जायज मुतालबात को पूरा करना। अब आप तय कर सकते हैं जायज मुतालबात क्या है। बच्चों को बेहतरीन तालीम दें, अच्छा खिलाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है उतनी। आजकल तो पेरेंट बहुत ज्यादा बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन बास पेरेंट ऐसे हैं कि बच्चों पे खर्च नहीं करते हैं, और चाहते हैं कि वो सोना पे सोना खरीदते जाएं या प्लॉट पे प्लॉट खरीदें, लेकिन बच्चे की बेहतरीन तालीम पर खर्च नहीं, स्कूल में फीस नहीं देंगे, अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला नहीं कराएंगे, और इतनी ट्रेजेडी है कि बच्चे के लिए किताबें नहीं खरीदेंगे, पिक्चर बुक नहीं खरीदेंगे, बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम जो यूट्यूब पर आते हैं या पेड जो एप्स हैं वो नहीं लेंगे। बच्चा एल फैल गेम खेल रहा है, उसी पे काम चल रहा है। बच्चे को किताबें लीजिए, घर में एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाइए, बच्चों के कपड़ों का ख्याल है, बच्चों के पेट के लिए दूध ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, लेकिन दिमाग के लिए जो चीज जरूरी है किताबें। अगर आप किताबें लाएं और आप अगर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ठीक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों पर खर्च करें, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करें, अपने जज्बात को सैक्रिफाइस करें। आज मैं देखता हूँ बास बड़े शहरों में कि बाप तो खा लेता है बाहर चिकन कबाब फला फला, और बच्चे घर में दाल खाते, बीवी दाल वाल खा लेगी, बोलेगा नहीं नहीं वो दोस्त ले गए थे उनके साथ खाई। अगर आप खाते हैं तो बच्चों का ये हक है कि आप कुछ ले जाएं, और बच्चों, हम ये समझते हैं कि नहीं अब हम खा रहे हैं वो भी बड़ा होगा तो खा लेगा, ऐसा नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून है, उसके साथ 2 बच्चे आए, और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। आपने मेहमान नवाजी के तौर पर खजूर पेश की, उस खातून ने एक खजूर उस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दी, 2 बच्चे थे। अब एक और खजूर रह गया, एक खजूर को उस बच्चे ने खा लिया, दूसरे खजूर को दूसरे बच्चे ने खा लिया। जब खजूर दोनों बच्चों ने खा लिया तो उस खातून ने जो बचा हुआ खजूर था उसको 50-50 कर दिया, आधा कर दिया, आधा करके आधा टुकड़ा एक बच्चे को और एक आधा
टुकड़ा दूसरे बच्चे। ये अमल हजरत आयशा को बड़ा पसंद आया, बड़ी इंप्रेस हुई हजरत आयशा कि ये खातून ने खुद नहीं खाया और बचे हुए खजूर को आधा आधा कर दिया। जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो आपने ये वाक़या पूरा बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा क्या आप जन्नत की खातून को देखना चाहोगी? तो आपने कहा यकीनन जरूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो खातून आई थी और जिसने ये अमल इख्तियार किया उससे अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि उसे जन्नत इंशाअल्लाह दे। तो ये जन्नत वाली खातून थी। तो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना ये जन्नत में जाने का अमल, पहली चीज आज की इस नशिश। तो आप बच्चों के लिए पहले भी करते थे, आज भी माएँ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करेंगे, आप भी कर रहे हैं माशाअल्लाह, और करिए। बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कीजिए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, बच्चों के जज्बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात की, जो आज माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने या लोगों के सामने, चार लोगों के सामने जिसे हम कहते हैं, उन्हें कमतर मत ठहराओ, उन्हें डिग्रेड मत करो, उन्हें डिस्काउंट मत करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है बच्चों के ताल्लुक से। अब हमारा रवैया देखिए, आज आम तौर पर, मैं नहीं कहता कि सारे, मैक्सिमम, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पड़ोस का बच्चा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, बहन का बच्चा पढ़ रहा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरे देवर का, मेरे जिठानी का, मेरे जेठ का बच्चा पढ़ रहा। अपने बच्चे को बार बार बोलेंगे कि पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, देख हमारे भाई का बच्चा कैसा पढ़ा, बहन का बच्चा कैसा पढ़ा, वो कैसा। बच्चे को आप किस करीब बच्चे को गिरा रहे हैं। और मैंने कई हमारे रुफ़क़ा को भी देखा है, हमारे दोस्तों ने भी देखा है कि जब मैं घर जाता हूँ, बच्चा बड़ा हो जाता है, 7th 8th में है या 9th में है, सम टाइम तो ऐसा होता है कि 10th और 12th के लड़के हैं, मैक्सिमम ऐसी होता है एसएसएलसी में जो बच्चा होता है 10th में या 10+2 में, ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है और अचानक कहा जाता है कि तनवीर साहब ये हमारे बरखुरदार हैं, बेटे हैं, 10वीं में आ गए हैं, जरा पढ़ते नहीं, आप कुछ नसीहत करिए। तो मैं बच्चों को बोला तुम्हारे अब्बा जो है, आपके अब्बा मेरे ख्याल में सही नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते, आप बहुत अच्छा, कीप इट अप। परेशान हो जाता, अरे मैं उसको नसीहत करने बुलाया, आप उल्टा उसको ऐसा तारीफ कर दिए। बाद में समझाता हूँ, आज बच्चे इसलिए घरों में, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर कोई मेहमान आता है या हमारे हम जैसा मेहमान जाता है तो घर से बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि अब्बा हमारी इज्जत निकाल लेते हैं, डैडी हमारे दोस्त के सामने, डैडी अपने दोस्त के सामने हमको ऐसा वैसा बोलते हैं। बेटर ये है कि मेहमान आके खाना खा के जाने के बाद घर को आए, दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। अब हम पूछते हैं बच्चे का है, अरे बच्चा बाहर चला गया, दोस्तों में ऐसी है, बाहर आने आता नहीं, इतने बजे आता है, इसलिए मैं आपको बुलाया था, कुछ आप बोले। क्यों? क्योंकि आप उसको डिस्काउंट, आप उसकी तारीफ नहीं करें। तो आप रीजनेबल तारीफ भी करें, डांटें, समझाने का तरीका ये है कि आप अकेले में, यहाँ तक कि बड़े भाई या छोटी बहन या छोटे भाई के सामने भी ना करें, अलग बुला। जैसा कि मैंने कहा, साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं बच्चों में ईगो होती है, आप में ईगो होती है, बच्चे में नहीं होगी क्या? बच्चों में तो और भी ज्यादा है। अगर आपकी सास
2-3 खवातीन के दरमियान आपको कुछ कह दे तो आप 3 महीने तक मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करते, और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब कबूल कर ले। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 आप सैक्रिफाइस करें बच्चों पर, रूल नंबर 2 आप बच्चों की तारीफ करें, यानी कि बच्चों को आप कमतर ना ठहराएं, बच्चों को डिस्काउंट ना, बच्चों को डिस्काउंट ना करें तो इसका क्या मतलब, बच्चों की तारीफ करें। तारीफ, झूठी तारीफ भी नहीं, लेकिन रीजनेबल तारीफ। हमारे फैमिलीज में मैंने एक पेक्यूलियर चीज देखी है, बच्चा सर्टेन एज तक जब होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 to 7 years, तो हम बच्चे की बड़ी तारीफ करते हैं। बच्चा कुछ कहता है उसको तोतलाते हुए आवाज करते हैं, आजा आजा बेटा आजा आजा आजा, ओके, उसको किस करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करता है, देखो ये कैसा करता है, ये कैसा करता है, डांस कैसा करता है, वो कैसा बोलता है, ये कैसा करता है। उसके बाद उसकी तारीफ बंद, अब उसको टोकना शुरू कर देते, होमवर्क करता नहीं, बैग बराबर रखता नहीं, सुबह जल्द उठता नहीं, स्कूल जाने को क्या करता है, खाना नहीं खाता है, टिफिन बॉक्स खाली लाता है, पानी वैसी रखता है, आती बैग छोड़ देता है, दोस्तों में चला जाता है, ये शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों की भी आप तारीफ करें। आपकी तारीफ आपके हस्बैंड करेंगे तो आप खुश नहीं होते, हस्बैंड वाइफ की तारीफ, वाइफ हस्बैंड की तारीफ करेगी तो कितना मजा आता है घर। इसी तरह बच्चों की भी आप तारीफ करें। तारीफ हर उस काम पे करें जो बच्चा अच्छे अंदाज से करता है। अगर बच्चा फ्रिज का दरवाजा सलीके से बंद कर दिया तो आप अप्रिशिएट करें, बेटे आप कितना अच्छा फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं, ओके, बहुत केयरफुली बंद करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ओके, आप ऐसी दूसरे काम भी ऐसे करते रहे। जूता सलीके से रख दिया बच्चा, तारीफ करिए, वेरी गुड, वंडरफुल बॉय, आप अप्रिशिएट कीजिए बच्चे को, अप्रिशिएट नहीं करते। और इसी फेनोमेनन में अब हो ये रहा है कि हम बच्चों से बात, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप याद रखिए, एक बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है अभी और लाइफ कोच है वो, यानी लोगों की जिंदगियां बनाने की वो तरबियत करता है। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से आला एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम है सिमन सिनेक, आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, उसकी वंडरफुल वीडियोस हैं, देखिए। वो अमेरिकन मराइन्स के लिए भी उसने तरबियत दी थी, कोचिंग दी थी, और कुछ क्रिकेट टीम के लिए भी शिकायत दी थी। तो वो ये कहता है कि आज की नस्ल, आज के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी पेरेंटिंग प्रॉपर, बच्चे उनके लिए मसला है। देखिए, माँ बाप के लिए बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, आज जमाना ये आ गया है कि बच्चों के लिए माँ बाप प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम है माँ बाप, कि बच्चा सुबह उठता है तो डांट, स्कूल से आता है डांट, सोने से पहले डांट। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप भी ट्राई कीजिए अपने घरों में कि सुबह जब बच्चा जागता है तो उसको आप 3 पॉजिटिव जुमले बोलिए, बेटे आप कितने अच्छे हैं, बेटे आप कितने होशियार हैं, बेटे आप कितने ज़हीन हैं, उसकी दुनिया बदल। जब रात में बच्चा सोता है तो सोने से पहले उससे बात कीजिए। कल से ये अमल शुरू कीजिए जो हमारी बहनें और भाई नहीं करते। अगर भाई सुन रहे हैं तो अच्छा है, वरना हमारी बहनें भाइयों को बताएं कि अब्बा जान, बच्चे के अब्बा ऐसा करें। कैसे करें, सुबह 3 मिनट मिनिमम 3 मिनट्स और शाम में 3 मिनट बच्चों के आंखों में आग डालें और बच्चों की सुने। आज बच्चों की सुनते नहीं है, हम 6 साल तक सुनते, तुतलाते हुए बोलता है, चॉकलेट मांगता है, सब करता है, सुनते हैं, उसके बाद नहीं सुनते, उसके बाद अपनी सुनाते, मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, तेरी उम्र में मैं ये करता था, तेरी उम्र में मैं ये करती थी, हम ऐसा करते थे।
नसीहतें, सिर्फ खिला रहे हैं, सुन नहीं रहे। मैं स्कूलों में जाता हूँ, गुज़िश्ता दिनों स्कूल गया, ग्रेड 8 के बच्चों में मैंने स्लिप बांट दी और लिखा कि अगर लास्ट वीक आपके फादर ने, आपके डैड ने अगर आपसे 15 मिनट बात की है तो आप यस लिखें, अगर 15 मिनट बात नहीं किया तो नो लिखें। तो मुझे ताज्जुब हुआ, बड़ा शहर है बेंगलोर, नो डाउट, यहाँ मर्द हजरात मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो क्या मसरूफियत जिसमें आपके बच्चे चाह रहे हैं, बच्चों के लिए तो आप मसरूफ हैं, लेकिन बच्चों से आप, बच्चों के लिए आप नहीं है तो फिर क्या मसरूफ। तो 80% बच्चों ने कहा कि हमारे अब्बा जान हमसे बात नहीं की, माय फादर डिडंट स्पीक। जब बाप ने बात नहीं किया तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कमजोर पड़ जाती है, उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ईक्यू जिसे कहते हैं, आज हम आईक्यू पर ध्यान दे रहे हैं, ईक्यू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मैं जरा बात। तो हम बच्चे की तारीफ करने से बच्चा पढ़ता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मेरी प्यारी बहनों, कि हम ये समझते हैं कि बच्चों को डांटने से बच्चा पढ़ता है। ये बहुत गलत परसेप्शन। बच्चे को डांटने से बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चे को आप अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा पढ़ता। एक बहुत वाकया, जो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम उनका, मेरे ख्याल में साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो काफी गर्दिश किया था व्हाट्सएप पर, अगर किसी को याद आ रहा है तो बताएं, कि जो बल्ब को जिसने इजाद किया था, लाइट के बल्ब को जिसने इन्वेंट किया था, ओके, एडिसन, सर थॉमसन एडिसन। एडिसन की बात है कि एडिसन ग्रेड 4th या 5th में था, डल स्टूडेंट था बज़ाहिर, तो उसको बहुत डांटती थी टीचर। फिर एक दिन टीचर ने कहा कि ये चिट्ठी ले जाओ और तुम्हारी माँ को दे दो और कल से स्कूल मत आना। और हाँ देखो, ये चिट्ठी ले जाते हुए चिट्ठी को पढ़ना नहीं, ये चिट्ठी से तुम्हारे अम्मी को देना, माँ को देना, वो माँ ही पढ़े। घर ले गया बच्चा, चिट्ठी दे दिया, माँ पढ़ ली और माँ उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुशी, वंडरफुल एडिसन, व्हाट ए लवली एंड ब्रिलियंट चाइल्ड यू आर। आप कितने बेहतरीन बच्चे हैं, आप तो कमाल के। टीचर ये लिखती है, टीचर ये कह रही है कि मैं एडिसन को पढ़ाने के काबिल नहीं हूं, योर चाइल्ड इज सो ब्रिलियंट, लिहाजा वो कहती है कि वो नहीं पढ़ाएगी, तुम स्कूल नहीं जाना, मैं पढ़ाऊं। एडिसन की माँ ने पढ़ाना शुरू किया, हो सकता है 1-2 साल पढ़ाई होगी घर में, फिर उसके बाद स्कूल में उसने ज्वाइन कर दिया। वो इंटेलिजेंट हो गया और बड़ा साइंटिस्ट बन गया। पहले छोटे घर में रहता था, अब वो मुंह होने लगा बड़े घर में। तो जब घर शिफ्ट कर रहा था तो माँ के कमरे में गया, माँ की डेथ हो चुकी थी, और माँ के उस टेबल और डेस्क को तलाश किया और ड्रायर खोला तो क्या देखता है कि ड्रायर में वही लेटर जो उसकी टीचर ने दिया था, वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि वो सीधा हो गया है, बस डस्ट वगैरह में सारा। तो वो बड़ा हैरत हो जाती है, उसको खुश हो जाता है और वो खुशी से उस लेटर को खोलता है। तो ये मेरा लेटर है जिसने मुझे साइंटिस्ट बना दिया, मेरी दुनिया को बदल। जब वो खोलता है तो क्या देखता है कि उसमें वो जुमले नहीं थे जो उसकी माँ ने उसको, उसके अपोजिट जुमले थे। टीचर ने लिखा था कि तुम्हारा बेटा एडिसन बेकार, ढंड है, नालायक है, लेजी है, इडियट है, ये पढ़ नहीं सकता, इसको तुम घर में रख लो। लेकिन देखिए माँ पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे को, तो ये जो एटीट्यूड है आपका वो बहुत मायने रखता है, ये आप बच्चों को दें। कल तक बच्चा एक लाइन लिख रहा था, आज
एक ही दूसरी लाइन बनाता है तो आप अप्रिशिएट करें कि बेटे कल तक तुम एक लाइन ड्रा कर रहे थे, आज दूसरी लाइन ड्रा कर। आप ये ना कहें कि तेरे साथ के बच्चे जेड तक लिख रहे हैं तो अभी ए में फंसा हो। आप अप्रिशिएट करेंगे बच्चे, रीजनेबल अप्रिशिएट करें। बेकार की झूठी तारीफ इस्लाम में जायज, राइट? तो बच्चों को अप्रिशिएट करें, बच्चों को डिस्करेज ना करें, पर्टिकुलरली दूसरों के सामने आप डिस्करेज ना करें। ये रूल नंबर 2 था। इसमें और भी बातें हैं, इंशाल्लाह कभी और मैं कहूंगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, चाहे वो माहिर नफ्सियात वेगोस्की हो, चाहे माहिर नफ्सियात जीन पियाजे हो, या फिर हम हमारा इस्लामी कल्चर देखते हैं, कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मिलती है वो ये कि बच्चा अपने माहौल में तरबियत पाता है। उसको जैसा माहौल मिलता है वैसा वो बनता है। और क्या कहा गया, माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला स्कूल, नर्सरी, यूनिवर्सिटी, ये सब माँ का गोद। माँ की गोद की बड़ी एक्सप्लेनेशन। माँ की गोद मतलब वो लैप ही नहीं जिसपे आप बच्चे को सुलाते हैं। माँ की गोद से मुराद पूरा घर का माहौल है। ये डेफिनेशन दीजिए आप कि आप बच्चे को घर में कैसे माहौल दे रहे हैं। देखिए, मैंने नफ्सियात की बातें बताई इब्तिदा में, तो बच्चा जब 7 साल तक होता है, 2 साल तक तो वो बहुत ज्यादा इमिटेट करता है, मम्मी को जैसा देखता है वैसे ही वो करता है। चुनाचे माँ से ही वो खाना सीखता है, पीना सीखता है, चलना सीखता है। माँ इनकरेज करती है, वो आगे बढ़ता है। 7 साल तक भी वो देखता है जो घर में हो रहा है और उसको इमिटेट करता है, उसको वो नक्काली करता है। माँ जैसा करती है वैसी करता है। क्योंकि अपनी जात के बाद बच्चे के लिए माँ की जात सबसे प्यारी होती है। वो नहीं जानता इंदिरा गांधी को, वो नहीं जानता ऐश्वर्या राय को, वो नहीं जानता फला फला। वो बोलेगा कि मेरी माँ से। वो ये नहीं देखा कि मेरी माँ काली है, गोरी है, पैसे वाली है, गरीब है, ना। सब उसके लिए कुछ नहीं। दुनिया वो और उसकी माँ, उसके बाद बाप। तो माँ जो देखता है वो उसके तहत शोर सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें बैठ। इसी तरह बाप की चीजें भी बैठती है, इसी तरह उसका जो घर है उसमें क्या हो रहा है वो भी सारी चीजें बैठ जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप बच्चों के लिए बेहतरीन माहौल। मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कई ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चे उससे मुतासिर। छोटा बच्चा आप समझते हैं कि ये तो छोटा है, क्या होगा, लेकिन उस पर बड़ा गहरा असर होता है। बिलखुसूस माँ और बाप के जो रिलेशन होते हैं, अम्मी अब्बा की रिलेशंस, वो बच्चों के डेवलपमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बाप आ रहा है, मैंने भी कहा माँ सबसे बड़ी दौलत है, अब माँ को डांट रहे हैं। बच्चा देख रहा है कि मेरी इतनी कीमती चीज मेरी माँ को बाप डांट रहा, तो उसके अंदर बाप से नफरत पैदा, और ये नफरत आगे तक चले जाती है, बड़ा होता है उसको। जेफरी लैंग एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है अमेरिका के, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अपनी आप बीती और किताब लिखी है, उसमें आप देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया कि मैंने इस्लाम के करीब कैसे आया। उसमें एक ये चीज भी थी कि वो अपने बाप के रवैये से बहुत मुतासिर हुए। बाप उनका एक दफा माँ को पैर से मारा, वहां से वो शुरू कर, ये क्या है, ओके, बड़ा है। अब इतना बड़ा आदमी अपने 50s में आकर अपनी स्पीच में ये कहता है कि मैं वो वाक़े को आज भी दिमाग में रखा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए हम में से कितने ऐसे नहीं होंगे जो बच्चों बचपन में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं और उनके ज़हन में बड़ा मैटर करते हैं माँ और बाप की रिलेशन। गुज़िश्ता दिनों एक बहुत केस ऐसा आया था दिल को दहलाने वाला। मेरे एक बच्चा था,
एक स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में अब ये ग्रेड 2 में जा चुका था और उस स्कूल का ही वो स्टूडेंट पिछले 3 सालों में, अब ये चौथा साल। एलकेजी यूकेजी उसने पास कर लिया, एलकेजी यूकेजी ग्रेड 1 3 साल उसने मुकम्मल कर लिए। 4th ईयर ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में आ गया। ग्रेड 2 में जब आ गया तो उसकी टीचर ने और माँ ने एक अजीबोगरीब उसके अंदर तब्दीली देखी। वो ये कि जब 11 बजते हैं, क्लासरूम में क्लॉक रखी हुई, 11 बजते ही बच्चा घर जाने की जिद, मैंने जा रहा। एक दफा तो वो गेट को फलांगने की, गेट को जंप करने की भी कोशिश की। बहरहाल केस सीरियस हो गया। बाद में पेरेंट हमारे पास आए, माँ आई बिलखुसूस, और दीनदार घराना था। मुख्तसर ये कि क्या वजह थी पता ही नहीं चल सकी, बहुत। तो हमारी मुसलमान माएँ जब स्कूल में ऐसे चीजें होती हैं, कोई रीजन पता नहीं चलता, तो वो फौरी कंक्लूड कर देते हैं कि शायद स्कूल में जिन हो और जिन बच्चे को डरा रहा है। तो ये भी माँ कहने लगी कि साहब अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ग्रेड 2 में आते ही शायद उस क्लासरूम में जिन है, इसलिए बच्चे को डरा रहा है और 11 बजते वो आना चाहता है। खैर, मैंने जब बच्चे से बहुत गुफ्तगू की, पता नहीं चला बहुत, फिर बच्चे से मैंने दोस्ती करी, बहुत उसके लेवल पर चला गया, चॉकलेट देना, उसके अंदाज में बातें करना, और बच्चा ये समझने लगा कि ये अंकल अब मेरे बेस्ट फ्रेंड। अब एक दिन बच्चे ने कहा कि अंकल अंकल आप हमारे डैडी के फ्रेंड हैं क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल, बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, आप हमारे घर चलते क्या? अब बच्चा, मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। बहरहाल हुआ ऐसा कि 10-15 दिन की दोस्ती के बाद बच्चे ने कहा कि आज आप घर आइए। मैंने कहा आपके अब्बा से क्या बात करूं आके? जरा बच्चा जो है सहम गया, और ये मैं जो बातचीत करता था, मैं माँ को अपने कैबिन के बाहर बिठा, ताकि बच्चा इन्फ्लुएंस में आके बात करे, फ्री होके बात करे। माँ बाहर बैठी हुई है, अब बच्चा मेरे साथ बातचीत कर रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बातचीत कर रहा है। उसने कहा कि आप मेरे घर आइए और डैडी से कहिए, अब सुनिए आप क्या करें, डैडी से कहिए कि वो मम्मी को ना जलाएं। मुझे हैरत हुई। फिर मैंने बच्चे को वापस कर दिया, माँ को बुलाया और माँ से पूछा कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपके हस्बैंड आपको थ्रेट कर रहे हैं या कर? उसने इनकार कर दिया, नहीं ऐसी कोई बात, बच्चा झूठ बोल। मैंने कहा कि बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि बच्चा 11 साल तक झूठ थोड़ी थोड़ी बोलना शुरू करता है। अभी वो झूठ बोलने के उस स्टेज में नहीं आया। ओके, बचपन में तो झूठ बोलते ही नहीं बच्चे, इसलिए कहा जाता है बच्चे एंजल है, फरिश्ते। तो बहरहाल बाप को बुलाया, बाप ने तो लड़ना शुरू किया कि आप हस्बैंड एंड वाइफ में आप लड़ाई लगा रहे। बाद में मैंने डांटा, कहा कि देखो अगर आप नहीं बोलेंगे तो बच्चे का नुकसान। आखिर में उन्होंने एग्री कर लिया। बाप ने कहा कि सर मैं एक दफा गुस्से में मैंने कहा अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें जला दूंगा, और बच्चा उस वक्त वही था। शायद उसने सुन लिया, यकीनन उसने सुन लिया। और प्री ऑपरेशनल जो पीरियड होता है 11 साल की कम उम्र का, उसमें बच्चा जो सुनता है वो बिलीव करता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि झूठ भी होता है, ऐसा नहीं होता है। इन्फ्रेंसेस ड्रा नहीं करने की भी उसमें सलाहियत है, उसके अंदर थिंकिंग की वो पूरी चीज डेवलप नहीं हुई है। हम समझते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, बच्चा भी वैसे करेगा। नहीं, बच्चे में वो चीज अभी आती नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट को समझे, वो इस तरह की चीजों को समझे, बल्कि वो जो कहते हैं कबूल कर लेते हैं। चुनांचे उसको बड़ी तकलीफ होती है बच्चे को, जब बच्चे बाप घर में बैठ के ये कहता है कि बोलो अब्बा घर में नहीं है, वैसे ही जाके बोलता है अब्बा बोल रहे हैं अब्बा घर में नहीं। मासूमियत होती है। और फिर उसको अगर वो बुला के पूछते हैं दोस्त
कि बेटे अब्बा घर में नहीं है क्या? नहीं, अब्बा है घर में, ईमानदारी से। फिर ऐसा क्यों बोले? नहीं, अब्बा बोले अब्बा नहीं है घर में, मगर अब्बा घर में। तो ये होता है। तो आप बच्चे को अगर बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आपका माहौल बेहतरीन। हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कब? अगर आपका प्रॉब्लम है, आप दरवाजा बंद कीजिए, बच्चे को बाहर रखिए और आप अपनी बातें करिए। आजकल माँ बाप बच्चों के सामने बात ऐसे बिहेवियर भी कर देते हैं, रोमांटिक बिहेवियर, उससे भी बचना। एक बच्चा हमारे स्कूल में एक बच्ची से ऐसी हरकत करने लगा कि जो मॉडेस्ट नहीं होती। जब प्रोबिंग की गई तो पता चला कि अब्बा अम्मी को करते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि सोशल जो इम्पैक्ट पड़ता है, अतराफ की चीजों को देख के बच्चा इमिटेट करता है। इसलिए कहा गया कि कम उम्र में बाज आदतें बच्चों को वो आदत के तौर पर ही सिखा दी, जैसा कि नमाज की बात है। क्योंकि बच्चा देख रहा है कि अब्बा जा रहे हैं, ये भी जाएगा। भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नमाज अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से हम बात कर रहे हैं, अल्लाह से मांगने के लिए जा रहे हैं, ये सब एक आदत के तौर पर जा रहा है। लेकिन ऐसा करें, अखलाक पहले आदत बने, फिर वो अखलाक जो है जिंदगी का हिस्सा बने। तो अच्छे अखलाक बच्चे पहले देख कर ही सीखते हैं, उसकी लॉजिक में नहीं जाते कि ये ऐसा क्यों करना चाहिए, लोगों के साथ खुशअस्लूबी के साथ क्यों पेश आना चाहिए, ये बाद में सिखाते। तो आप घर में बेहतरीन साफ सुथरा माहौल, ये पॉइंट नंबर 3। अब और जरा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और पॉइंट करके इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं, अगर कभी मौका मिल जाए आप तो मेरी किताब भी पढ़ लीजिए। वो पता नहीं गोवा में है या नहीं, उसमें मैंने काफी पॉइंट्स को कवर किए हैं। मेरा टाइम हो चुका है, मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की हमें तौफीक अता फरमाए और पेरेंटिंग सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए। हम इंजीनियर बनने के लिए वक्त लगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट काम यह है कि मैं बेहतरीन बाप बनूं, आप लोग बेहतरीन माएँ बने। बेहतरीन माँ बनना, बेहतरीन बाप बनना, ये बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर बनने से ज्यादा है। क्योंकि मुझे मेरे प्रोफेशन का हिसाब कम लिया जाएगा, ये हिसाब ज्यादा लिया जाएगा कि मैंने अपने बच्चों को कैसे उन्हें आया दोज़ख की आग से बचाया है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर साहब कि आपने काफ़ी वैल्यूबल इनपुट्स पेरेंटिंग के सिलसिले में हमारे इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया। अब वक्त है पार्टिसिपेंट्स अपने कुछ सवालात अगर हैं पेरेंटिंग को लेकर या जो नुकात अभी तनवीर साहब ने बताए हैं उनको लेकर अगर कुछ सवाल है तो चैट वाले सेक्शन में जाकर आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें और फिर यहाँ से जब होस्ट आपको सबमिट करेंगे तो अनवर आपने शायद हैंड रेस किया है, आपका अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनवर भाई। अनवर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अनवर भाई सवाल। जी तनवीर साहब अपना जी मेरा एक सवाल था कि बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया है। क्या बच्चों को मतलब उनकी गलतियों पे डांटना कहाँ तक सही है और डांटना मतलब डांटने में भी एक्सट्रीम मारना वगैरह मतलब उनकी मतलब वो लोग पॉजिटिवली लेते हैं उसमें उन लोग मतलब उससे क्या उनके लिए बेनिफिशियल है और वो उससे सही हो जाते हैं क्या उसको नेगेटिवली लेके उसको
मतलब ये रख लेते हैं कि मतलब उसको क्या तरीका होना चाहिए? हाँ देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल अच्छा सवाल है आपका। और ये हमारे समाज में प्रैक्टिस है कि बच्चा कोई गलती करता है तो उसको फौरी सजा दी जाए, मारा जाए और उसको फला फला किया जाए। देखिए, सजाओं का बड़े लोगों के लिए भी जो सजा का निज़ाम होता है, उसकी क्लासिफिकेशन है लॉ की परिभाषा में और लॉ की वोकैबुलरी में और लॉ के सिस्टम में हमारे। वो ये कि जो लॉ का सिस्टम है वो ये कहता है कि आप किसी को सजा उसकी इस्लाह के लिए, उसको ज़द्दोकोब करने, उसको तकलीफ देने के लिए ना करें। इस्लाम में भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी लॉजिक ये है कि पूरे समाज में उसके जरिए इस्लाह हो। ये नहीं कि फला आदमी को मार दिया जा रहा है उसको सजा दी जा रही है, ये सजा नहीं है, दरअसल इस्लाह है। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को, जब बच्चा कोई गलती करता है तो पहले तो हम पेरेंट प्रोब करें कि इसने ये गलती क्यों की है। जो गलती जहां से दाखिल हो रही है उस रूट को, उस सोर्स को पहले बंद करें, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, बच्चे को समझाएं कि इसके क्या मुजीर असर, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और बच्चे को कुछ ऐसा कहें कि आप ऐसा करेंगे, सजा ऐसी ना दें जिसको आप क्या कहते हैं कि पनिशमेंट, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है वो ना दें। ये कहें रिवॉर्डिंग कि होना, जी रिवॉर्डिंग। मारना, हाँ सॉरी, थप्पड़ मारना और डंडे से मारना ये ना करें, उठ बैठ कराना ये ना करें। बेटे कि बेटे अगर आप ये काम करेंगे तो फिर हम 3 दिन आपके साथ, जिंदगी भर बात नहीं करूंगा ये भी गलत, एक्सट्रीम अक्सर सुनते हैं। देख तू ये नहीं कराना, ऐसा कर दिया, मैं जिंदगी भर बात नहीं, 2 दिन बात करो, लेकिन उसका बच्चा फील करे। अब प्रॉब्लम ये है कि वैसे ही हम 2 दिन के 8 दिन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप 2 दिन बच्चे के साथ प्यार के साथ बात करते हैं तो बच्चा फील करता है कि मेरे डैडी ने 2 दिन बात नहीं किया, इट्स वेरी, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो ये करेंगे। या फिर आप कहेंगे भाई ये करेंगे तो हम आपको अपना जेब खर्च 5 रुपया नहीं देंगे आपको, या जो देंगे उसमें आधी कटौती कर देंगे। ये एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल ये है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चा अक्सर जो गुनाह करता है, जो कमजोरियां सरदर्द होती हैं, वो कहीं ना कहीं माँ बाप के प्यार में कमी की वजह से। आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम कैसे हुआ, क्यों हुआ है। अब आप देखते हैं बच्चे बुरी सोबत में जाते हैं, अक्सर पेरेंट का ये होता है कि बच्चा वहां जाके सीख लिया। बच्चों की दोस्ती जरूरी है, दोस्ती करना है। जिस तरह शादी में आप कुफू का मसला देखते हैं कि दामाद सही है नहीं है पूरा देखते हैं, तो कहा गया कि बच्चे को दोस्ती आप कराएं और अच्छे दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती कराएं, दोस्तों को घर में बुलाएं, तो वो एक माहौल बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ इख्तियार करें। ओके, मुख्तसर मैंने जब जज़ाकल्लाह। मुनीरा, ये आखिरी सवाल होगा, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, तो मुनीरा साहिबा ने हैंड रेज किया है, आप अपना सवाल करें। हेलो जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग अक्सर बच्चों को कंपेयर करते कि बचपन में तू इतनी अच्छी पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ रही है। ये करेक्ट है ऐसा करना या ये गलत है? मैंने कहा ना, ये करना गलत है। बचपन में अच्छा पढ़ती थी, अब अच्छा नहीं पढ़ रही, ये आपने कैसा असेस कर लिया? ऐसा असेस करते हैं पेरेंट के, पेरेंट ये चाह रहे थे कि बच्ची डॉक्टर बने, नीट में टॉप आए, 90% लाए, उनके अलग पैरामीटर थे, और उसको हमने समझ लिया कि बच्ची ऐसा करती तो पढ़ती थी, ऐसा चूंकि नहीं कर रही है इसलिए वो पढ़ नहीं रही है। ये गलत है, बहुत ये जुल्म है आजकल के बच्चों पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आप बच्ची जो बनना चाहती है, बच्ची जो अपने मुकद्दर में लाई है, वो आप बनाने की कोशिश कीजिए।
अब होता ये है कि बच्ची के अंदर जो अल्लाह ताला ने वो बीज डाला है जाम का, अब माँ चाहती है, बाप चाहता है कि वो जाम के बीज से आम लें या सेब लें, कैसा पॉसिबल? मेरी बहन, उसको तो जाम का ही दरख्त बनाइए ना, जाम अच्छे लगे, जाम की भी अहमियत है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समाज में कि दो ही चीजें हैं, बल्कि बच्चियों के लिए एक ही चीज है। हर बच्ची पैदा होती है तो समझा जाता है कि उसको डॉक्टर बनना चाहिए। अब वो डॉक्टर नहीं बन रही है, 50% से कम नंबर ला ली, 60 नंबर से कम ला ली, तो समझा जाता है कि ये तो सब मेरी सुन रही नहीं, पढ़ रही नहीं, बचपन में अच्छा पढ़ती थी, अब अच्छा नहीं पढ़ रही है। ये यार्डस्टिक गलत है। ओके, ये मैं एक जनरल बात कर दिया, लेकिन ऐसे केसेस को आप भी बात करें, बच्ची की डिटेल जो चीज है वो हमारे सामने आए, कहाँ लैक्यूना है, कहाँ कमजोरी है, वो मालूम करें और बताएं। ओके, जज़ाकल्लाह। हेलो जी, हेलो, हेलो। यस, मुझे पता नहीं क्योंकि इसके पहले बोला गया कि वो लास्ट क्वेश्चन था, बट मेरा जी, एक क्वेश्चन है कि अगर बच्ची के माँ और बाप में से अगर एक पेरेंट बच्चे को डिसिप्लिन करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पेरेंट उसको स्पॉइल कर रहा है या ज्यादा ओवर पैम्परिंग जिसे हम कहते हैं, कि एक हद जी, से ज्यादा, जैसे बच्चे की जो जायज डिमांड भी नहीं है, जैसे मोबाइल यूज करना या जी, इससे रिलेटेड, और अगर माँ अगर करेक्ट कर रही है और अगर फादर सपोर्ट कर रहा है ऐसे में बच्चे को, तो फिर माँ जी। क्या करे? देखिए, माँ की पोजीशन ऐसे मामले में बहुत ही आजमाइश की हो जाती है, और उसको क्या कहना चाहिए कि दो जिम्मेदारियां उस पर आयद होती हैं। एक तो ये कि आप हस्बैंड के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, हस्बैंड को भी बच्चों को लेकर आपकी रिलेशनशिप खराब ना हो। अक्सर ये देखा जाता है कि माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? बच्चों को लेकर हो रहा है। हमने देखा है ऐसा काउंसलिंग के दौरान। तो वो ना करें, इसके लिए आप टैक्टफुली आपको डील करना पड़ेगा। हस्बैंड ये आपके लिए जरूरी है, खुदा के बाद दूसरा दर्जा उनका है, और बच्चे इसलिए जरूरी है कि वो जन्नत में ले जाने का आप जरिया बनेंगे। तो इसमें जो है, जो बेटर चीज होती है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर हस्बैंड। संजीता बैठे और अच्छे मूड में बात करें, और अच्छे मूड में बात करके कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर उनको समझ में नहीं आ रही तो ये कहें कि लेट अस वी बोथ शुड गो टू द काउंसलर, किसी के पास जाएं, वहां आपके पास अतीक साहब हैं, फलां साहब हैं, तो लेट अस हैव सजेशन एंड एडवाइस फ्रॉम देम। ऐसा कुछ माहौल ऐसा पैदा करके उन्हें परसू करें। परसुएशन के साथ होना चाहिए ये काम। ऐसा नहीं कि साहब कानूनन देखो आप फला है, ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हर चीज कानून, उसूल, हुकूक और फराइज से नहीं चलती है। इससे ऊंचा उठकर आपको काम करना पड़ेगा, और समाज में, खानदान में, फैमिली में इमोशंस, इम्पैथी, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। Once you lose trust, once you lose empathy, once you lose emotional quotient, then problem हो जाती है। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी सगल, तो इसके साथ हमारा वक्त ही ख़त्म होता है। हम तमाम पार्टिसिपेंट्स का VI के गोवा की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर खुसूसी तौर पर सैयद तनवीर साहब का भी हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त को हमारे लिए सर्व किया, और काफ़ी प्रैक्टिकल और बहुत ही कोर इनपुट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र दे, और हम तमाम को इन बातों पर अमल करके एक अच्छी इस्लामिक जनरेशन तैयार करने की हम तमाम को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ ये वेबिनार खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।